हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, बोर्ड्स के लिए एक सीरीज चल रही है हम लोगों के पास में, जिसमें हम बोर्ड्स में जितने बार भी सीबीएसई में जो टॉपिक आने वाले हैं उनकी रिवीजन कर रहे हैं। इस सीरीज में न्यूक्लियर फिजिक्स की इससे पहले 2 वीडियोस आप लोग देख चुके हो। आज ये उसी सीरीज में तीसरी वीडियो है और आज ये फाइनल वीडियो भी होने वाली है जो इसके थ्योरी पार्ट को जो है कंप्लीटली कवर कर लेगी। तो जहां पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहां से आगे आज हम लोग शुरू करेंगे। आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स की इससे पहले की जो 2 वीडियोस हैं आप उनको देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं पहले उनको देखें, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बेसिकली। और बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर एक ग्राफ एक तरीके से बना हुआ है और ये किस चीज़ का ग्राफ है मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक एनर्जी रहती है बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब वैसे ये बाइंडिंग एनर्जी जो इस साल है वो आपके सिलेबस में नहीं है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व जो आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं और उनको समझने के लिए इनको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो एक बहुत छोटी सी बात है। देखो, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन उनकी अभी हम लोग बात नहीं कर रहे। तो बेसिकली न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए कि भाई जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन से हमारा अर्थ है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो आपस में बंधे रहें। तो बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिसकी वजह से 2 न्यूक्लियॉन्स आपस में ऐसे बंधे हुए रहते हैं। तो इस एनर्जी की वजह से बेसिकली 2 न्यूक्लियॉन्स बंधे रहते हैं। जब ये ग्राफ हुआ करता था हमारे सिलेबस में तो एक सवाल आया करता था और सवाल ये आता था कि भाई ग्राफ से आप ये एक्सप्लेन करके दिखाओ कि ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, ये यहां वाले जो न्यूक्लियाई हैं बहुत छोटे छोटे जो हैं, ये वाले फ्यूजन क्यों करते हैं, और ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं, बड़े बड़े जो न्यूक्लियाई हैं, ये वाले न्यूक्लियाई फिजन क्यों करते हैं। तो ये वाले तो फिजन करते हैं और ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन का मतलब बेसिकली होता है जुड़ना। हिंदी में ही मैं बता देता हूं, फ्यूजन का मतलब होता है हिंदी में जुड़ना, टू एड अप, और फिजन का मतलब होता है टूटना। तो बेसिकली ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं, जो बड़े बड़े न्यूक्लियाई हैं, ये तो फिजन करते हैं, और जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं ये भाई आपके ना फ्यूजन करते हैं। सवाल पूछा जाता था ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूं इसका क्या रीजन है। इसी ग्राफ से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक बात है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। यह बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो इसमें ना लॉजिकल बात है, आप सोच के देखो, एक न्यूक्लियॉन से जितनी ज्यादा ताकत से बंधा रहेगा आपका जो न्यूक्लियस है वो उतना ज्यादा ही स्टेबल रहेगा, क्योंकि उनमें दूर दूर जाने की टेंडेंसी नहीं होगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। अब ग्राफ को जरा ध्यान से देखो। आप जब ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि देखो ये यहां तक के जो न्यूक्लियाई हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी लो है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी लो है, काफी लो इनकी बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप देखो मैक्सिमम इस रीजन में जाके होती है। इस रीजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गई, मैक्सिमा। और जैसे जैसे फिर से मास बढ़ रहा है आप देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वापस से घट रही है। तो ध्यान से समझो, हमने क्या बोला कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अच्छा भाई स्टेबल तो हर कोई होना चाहता है, ये जो न्यूक्लियंस हैं ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, यहां वाले जो न्यूक्लियाई हैं, जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, ये फ्यूजन करते हैं, ऐड करते हैं, अपने मास को बढ़ाते हैं ताकि किधर आ सकें, इधर इस मास की रेंज में आ सकें।
और इस मास की रेंज में आने से इनका क्या बेनिफिट होता है कि भाई इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो बढ़ जाती है, उससे इनकी स्टेबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। अच्छा, ये वाले जो हैं ये फिजन करके ये भी यहीं आना चाहते हैं, मतलब दोनों की इच्छा यही है कि यहीं पर बेसिकली आया जाए, क्योंकि उसका रीजन है कि यहां वालों की जो बाइंडिंग एनर्जी है बेसिकली वो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। इसी कारण से जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूजन करके इस रेंज में आते हैं, और जो बड़े बड़े न्यूक्लियाई हैं वो फिजन करके इस रेंज में आते हैं, ताकि इन दोनों की ही जो बाइंडिंग एनर्जी है बेसिकली वो इंक्रीज हो सके। तो ये तो कहानी हुई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, ये ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल के, नॉट इन सिलेबस, लेकिन कुछ बातों को कवर करने के लिए इसको जरूरी था। तो जिसको बनाना है ग्राफ वो बना सकता है। एक जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हुआ करता था बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, ठीक है ना भाई। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है। हाँ तो बच्चों, तो इससे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेसिकली क्या होती है और वो स्टेबिलिटी में कैसे कंट्रीब्यूशन करती है। जैसा मैंने बताया वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में है, वो बिल्कुल आ सकते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कैसे कैलकुलेट करें। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्जामिनर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार लिख के देगा तुम्हें कि भाई तुम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही कैलकुलेट करो। जो प्रोटोटाइप है क्वेश्चंस का वो मैं बताता हूं। यहां पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास में, ये वाले जो सवाल हैं इस तरीके के, ये टाइप 1 हैं जिनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो कैलकुलेशन है वो पूछी जा सकती है। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं, मैं ना कोई फॉर्मूले पे जोर नहीं दे रहा कि भाई यही फॉर्मूला करो ऐसे ही करो, नहीं, किसी फॉर्मूले पे मैं जोर नहीं दे रहा। हम सीधा मेथड सीखेंगे। आइए देखिए, सीधा मेथड सीखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो सवाल में लिखा हुआ है कि भाई एक काम करो, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है एक नाइट्रोजन न्यूक्लियाई की। न्यूक्लियाई है 7n14, नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई है, और ये डाटा भी हम लोगों को कुछ कुछ दिया हुआ है। जैसे आप देख पाओगे हमेशा इस तरीके का सवाल जब भी कभी आएगा, ये सवाल जो है ना 26 FE 56 के लिए भी आया है पेपर में, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा एक बात आप हमेशा देखना, एक मास आपको दिया रहेगा, जैसे ये दिया हुआ है मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। तो सबसे पहले यही लिख लो इधर, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है 14.00307 एटॉमिक मास यूनिट। ये मास आप लोगों को जो है दिया हुआ है। एक मास आपको हमेशा यहां पे दिया होगा, दूसरा मास आपको हमेशा इस डाटा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, मैं समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझो। ध्यान से देखो, यहां पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन नाइट्रोजन। अब ध्यान लगा के देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और एटॉमिक नंबर है 7, तो भाई प्रोटॉन कितने हुए 7। अब तुम देखो एक प्रोटॉन का मास कितना दे रखा है, ये रहा एक प्रोटॉन का मास, तो हम इसको यहां से उठा लेते हैं। मास ऑफ वन प्रोटॉन that is 1.00783 एटॉमिक मास यूनिट। भाई ये एक प्रोटॉन का मास हुआ, तो 7 प्रोटॉन का मास कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई कर लें। मास ऑफ 7 प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 7 × 1.00783। मल्टीप्लाई कर ली जाए इनकी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 21, 2 7 8 जा 56 और 2 58, 5 7 7 जा 49 और 5 54, 507। ये आएगा भाई आंसर। इतना एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बेसिकली मास आ गया 7 प्रोटॉन का। अब ध्यान से देखो, इसी नाइट्रोजन में कैलकुलेट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो भी देख लो
कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को अपन माइनस करेंगे। तो इसका मास नंबर है 14, एटॉमिक नंबर है 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकले? 7। हमको एक न्यूट्रॉन का मास ये दिया हुआ है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना दे रखा भाई? 1.00867 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर एक न्यूट्रॉन का मास इतना है तो मास ऑफ 7 न्यूट्रॉन, ध्यान लगा के देखो कितना हो जाएगा? 1.00867 इंटू 7। आओ भाई मल्टीप्लाई कर लें। 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 46, 4 7 8 जा 56 और 4 66, 0.7 इतने एटॉमिक मास यूनिट भाई मास आ गया। अब ध्यान लगा के देखो, अपन इधर कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल मास, जो कि बराबर होगा किसके? 7 प्रोटॉन के मास के और 7 न्यूट्रॉन के मास के। तो टोटल मास बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ 7 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 7 न्यूट्रॉन। तो देखो कितनी आएगी एम की वैल्यू भाई? 7 प्रोटॉन का मास कितना निकला है? 7.05481 प्लस 7.06069। ठीक है भाई, अब इसको ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को। आओ ऐड करेंगे। 2 2 4 और 2 2 4 और 1 5, 9 और 1 10, 8 और 6 14 और 1 15, 1 5 6 और 5 11, 1.14 इतना एटॉमिक मास यूनिट भाई मास निकला। कैलकुलेशन देख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है कोई फॉल्ट भी हो जाए कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, मेथड लेकिन यही रहेगा। अब तुम ध्यान लगा के देखो, एक चीज बहुत क्लियर है जो तुमको यहां पर दिखेगी। तुम्हारा जो मास निकला है, जो कैलकुलेट करके तुम्हारा मास निकला, वो ये निकला, और जो गिवन मास था ये अंडरलाइन मैंने कर दिया, गिवन मास इतना था। तुम ध्यान लगा के देखो, हर बार इस तरीके के सवाल में इनमें अंतर आएगा ही आएगा। तो सबसे पहला स्टेप यही रहता है इस सवाल में कि हमको फर्स्ट स्टेप में निकालना होता है मास डिफेक्ट। इसको कहते हैं डेल्टा एम, मास डिफेक्ट। तो ध्यान लगा के देखो, मास डिफेक्ट क्या निकलेगा भाई? 14.11550 में से माइनस कर लो 14.00307 एटॉमिक मास यूनिट। इसको जो है माइनस कर लो बेसिकली ना, माइनस करके जो भी आंसर आए इसको माइनस कर लो। मास डिफेक्ट निकल गया। अब सेकंड स्टेप में निकलेगी भाई बाइंडिंग एनर्जी। अब ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा कई बारी देखना पड़ जाता है। इधर देखो, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर दे रखा है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के। एक एटॉमिक मास यूनिट में से इतनी एनर्जी निकलेगी। तो ये जो आंसर आएगा, मैं एक काम करता हूं, इसको निकाल ही लो ना, माइनस करके देखो। 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, डेल्टा एम को आओ निकाल लेते हैं। 10 में से 7 गए 3, और फिर बचा 4, 5 में से 3 गए 2, 1 में से 0 गया 1, 1.0 इतना एटॉमिक मास यूनिट आया। लो भाई माइनस भी जो है कर लिया, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका है कि जो मास डिफेक्ट निकला है तुम्हारा डेल्टा एम, उसकी मल्टीप्लाई कन्वर्जन फैक्टर से कर दो। ये 931 है। किसी किसी सवाल में ये कन्वर्जन फैक्टर 931.5 भी दिया होता है। तो ये आंखें खुली रखना अपने पेपर में, 931.5 हो तो फिर यहां पे मल्टीप्लाई 931.5 से होगी। इस क्वेश्चन में 931 दिया था, इसलिए अपन ने इधर 931 से मल्टीप्लाई करी। तो ये तो निकल गई भाई बाइंडिंग एनर्जी, और तीसरे स्टेज पे निकल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इसका फॉर्मूला होता है भाई कि जो भी तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी निकली है
उसको तुम डिवाइड कर दो मास नंबर से, जो भी बाइंडिंग एनर्जी निकली। अब देखो ये 7 and 14 है, इसका मास नंबर 14 है भाई, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी निकली है डेल्टा m गुणा 931 को डिवाइड कर दो 14 से। ध्यान से समझ लो फिर से, 14 से ही डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मास नंबर 14 है। अगर न्यूक्लियाई बदल जाए, अगर ये न्यूक्लियाई दिया हो तो मास नंबर 56 है। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। ये हुए टाइप 1 क्वेश्चन। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि इस तरीके का सवाल पेपर में नहीं आ सकता, ये आया है, आया हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इनका प्रचलन अब थोड़ा सा जो है कम हो गया है, लेकिन ये पूछा जाता है पेपर में। उम्मीद है मुझे क्लियर हो गया होगा, मैंने पूरा मेथड क्लियर कर दिया कैसे निकालना है। तो ये तो थे टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस पे। ये देखें, ये हुआ हमारा टाइप 2 क्वेश्चन आ गया। इस तरीके का एक क्वेश्चन जो है, इनको हम कहते हैं भाई टाइप 2 क्वेश्चन। अब इनमें क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ी कम रहती है टाइप 2 क्वेश्चंस में। कैसे करेंगे, सवाल को अगर आप लोग ध्यान से देखें क्या दिया हुआ है, कहता भाई एक हैवी न्यूक्लियस है X जिसका मास नंबर है 240। मैं अंडरलाइन कर देता हूं मेन चीजों को। मास नंबर 240, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना है। आओ रिएक्शन बना ली जाए। कहता है एक हैवी न्यूक्लियाई है, देखें, और ये ब्रेक हुआ 2 न्यूक्लियाई में। देखो तो ये न्यूक्लियाई है भाई X, और ये हमारा ब्रेक हो गया 2 न्यूक्लियाई में। एक न्यूक्लियाई है Y प्लस दूसरा न्यूक्लियाई है Z। बेसिकली ये न्यूक्लियाई बन गए। इसका जो मास नंबर दे रखा है A, वो दे रखा है 240, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है वो दी हुई है हमको 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, Y जो है इसका जो मास नंबर दे रखा है वो है 110, इसका मास नंबर है 130, और दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो दे रखी है पर A, वो दे रखी है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी भी सेम दी हुई है। कहता है इस पूरी रिएक्शन में आप जो एनर्जी रिलीज्ड है वो निकालिए। ये आपसे पूछ रहा है, ये बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। बेसिकली बड़ा ही आसान सवाल है। कैसे करेंगे देखो, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। इधर का जो न्यूक्लियाई है वो है X, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हुए 240, जो मास नंबर होता है वही नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं। तो इस तरफ की क्या काम करो, ऐसे निकाल लो टोटल एनर्जी ऑफ LHS। तो भाई LHS की टोटल एनर्जी निकल जाएगी 240 इंटू 7.6, ये हो गई। इसी तरीके से टोटल एनर्जी निकाल लो RHS की, और ध्यान लगा के देखोगे RHS की जो टोटल एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी 110 इंटू 8.5, 110 इंटू 8.5 प्लस 130 इंटू 8.5। भाई ऐसा इसलिए किया गया ना क्योंकि इसका A वाले का जो एटॉमिक नंबर है वो 110 है, वो सॉरी एटॉमिक नंबर कह रहा हूं, मास नंबर, और इसका Z वाले का जो एटॉमिक मास नंबर है सॉरी वो 130 है, ठीक है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब ध्यान लगा के देखेंगे अगर आप लोग तो एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी, और वो ये कि जो टोटल एनर्जी निकली RHS की वो ये है,
और LHS की टोटल एनर्जी ये है। एनर्जी रिलीज निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो। एनर्जी रिलीज्ड जो हो जाएगी भाई वो हो जाएगी 110 इंटू 8.5 प्लस 130 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6। सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो, जो भी आंसर आए वही आपका उत्तर है। तो अब देख पाओगे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अब पेपर में, ये प्रचलन में काफी ज्यादा है क्योंकि इनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होती है, दिमाग थोड़ा आगे लगता है। अब इसको उतार लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ तो बच्चों, अब एनर्जी कैलकुलेट करने वाले दो तरीके के क्वेश्चन, टाइप 1 टाइप 2 हमने कर लिए। और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यहां पर हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में। क्या कहता है सवाल कि यार अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कंजर्व हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये आपको एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है ऐसे, तो ध्यान लगा के देखो सब कुछ कंजर्व है भाई। इधर क्या रिएक्शन दी है, मैं अलग से थोड़ा सा लिख देता हूं क्या रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन है 6C12 प्लस 6C12 से बन रहा है 10N20 प्लस 2He4, ये दिया हुआ है हमको। अच्छा, हमसे वो पूछ क्या रहा है, कह रहा भाई एक बात बता, इधर जोड़ के देख, 6 जमा 6 10 जमा 2 12 बराबर 12 हो गया। एटॉमिक नंबर भी भाई कंजर्व है। कहता अब इधर भी जोड़ के देख, इधर देखियो 12 जमा 12 24 बराबर 20 जमा 4 24। कह रहा यार सब कुछ तो कंजर्व है, लेकिन फिर भी एनर्जी कैसे लिबरेट होती है इस रिएक्शन में, ये वो तुमसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली तुम ध्यान से देखोगे, ये सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे कंजर्व दिखाई दे रहे हैं भाई। प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स जमा न्यूट्रॉन्स की संख्या कंजर्व दिखाई दे रही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस रिएक्शन में जो मास है ना वो लॉस जरूर होता है, मतलब कुछ डेल्टा एम जरूर होता है। जैसा पिछले दो एग्जांपल्स में मैंने तुम्हें बताया, डेल्टा एम आ रहा था उस रिएक्शन में भी, ठीक है। मास कुछ लॉस होता है, और क्योंकि कुछ मास लॉस हो जाता है इसी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो यही आंसर में लिखा हुआ है कि इस तरफ का अगर मास देखोगे और इस तरफ का और मास देखोगे तो इसका मास थोड़ा सा कम मिलेगा तुम्हें, और इसका जो मास है वो तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो डेल्टा एम आ जाता है और उसी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा आया भाई ये पेपर में, बहुत पूछा जाता है। वो तुमसे दो ही बात पूछेगा, बोलेगा भाई पोटेंशियल एनर्जी पर न्यूक्लियो, पोटेंशियल एनर्जी की कर्व बना एज अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, और फिर ये बताओ कि कहां पर ये पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है, कहां पर अट्रैक्टिव है, कहां पर रिपल्सिव है। तो देखो कुछ इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और जहां पर ये पॉजिटिव रीजन है यहीं पर समझ लो फोर्स रिपल्सिव होती है, और ये जो नेगेटिव रीजन है इसमें जो ये फोर्स होती है ये अट्रैक्टिव होती है बेसिकली। सो यही तुम लोगों को बताना है, ज्यादा और क्या पूछ लेगा इसमें। ये पूछ लेता है कि भाई एक काम और कर दो, न्यूक्लियर फोर्स की कोई 3 4 2 प्रॉपर्टी बता दो। तो कोई भी 2 प्रॉपर्टी, भाई ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, इनकी रेंज बहुत कम होती है, ठीक है, इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो, ठीक है भाई। चलो ये तो इतना हो गया इसमें, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आइए देखें, अब यहां से थोड़ी आगे की कहानी अपन लोग शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी इसमें बेसिकली पढ़ने को रहेगी, बहुत ज्यादा तो कुछ इसमें बचा नहीं। बड़ी सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में से कट कर दी, जैसे रेडियो एक्टिविटी अब नहीं है सिलेबस में, ठीक है। इसी तरीके से लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन अब सिलेबस में नहीं है, हाफ लाइफ नहीं है, एवरेज लाइफ नहीं है। तो उन सब पर अभी हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी सीबीएसई को जो है देख रहे हैं और थोड़ा क्रैश कोर्स देख रहे हैं, ठीक है।
इन डिटेल में तो हम पढ़ा सकते थे, लेकिन अभी जो बोर्ड्स में आना है वो देखो। तो सबसे पहली कहानी जो आनी है वो आनी है न्यूक्लियर रिएक्शंस की। अब हम लोग ये समझेंगे भाई न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो दो तरीके की होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, कुछ होती हैं फिजन रिएक्शंस और कुछ होती हैं फ्यूजन रिएक्शन। जैसे मैंने कहा फिजन का जो मतलब है वो तो है टूटना, और भाई फ्यूजन का मतलब जो है, फ्यूजन का मतलब है जुड़ना। तो फिजन का मतलब हुआ टूटना और फ्यूजन का क्या मतलब हुआ, जुड़ना। तो फिजन क्या होता है, देखो अगर डेफिनेशन किसी को लिखनी है तो मैं डिक्टेट करता हूं, डेफिनेशन आप साथ के साथ लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच टू और या इन विच अ हैवी न्यूक्लियाई, ऐसे लिखो, इन विच अ हैवी न्यूक्लियाई splits up into two or more than two, splits up into two or more than two smaller nuclei with the subsequent emission of energy, with the subsequent emission of energy। तो इसे फ्यूजन कहते हैं। देखो समझो भाई, एक हैवी न्यूक्लियाई, जैसे मैं एक कॉमन सी रिएक्शन की बात करूं, जैसे 92 यूरेनियम 238 पर एक न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक कर दी। अच्छा, ये न्यूट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन होगा, दिस विल बी अ थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन वो न्यूट्रॉन होता है बेसिकली जो कि स्लो मूविंग है, जो कि बहुत धीमे धीमे मूव कर रहा है। तो थर्मल न्यूट्रॉन टक्कर मारी इसको, तो इसने बनाया एक बेरियम, एक क्रिप्टॉन, 3 और न्यूट्रॉन और जमा बहुत सारी एनर्जी। तो ये जो है एक तरीके से फिजन रिएक्शन हुई। दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ फिजन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई टूट गया। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा भाई ये थर्मल न्यूट्रॉन है, स्लो मूविंग है? यूरेनियम की जो फिजन है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही करा सकता है, और इस बात को भी ध्यान रखें क्योंकि न्यूट्रॉन ही सबसे बेस्ट प्रोजेक्टाइल होता है। उसका रीजन सीधा सीधा सा ये है कि केवल न्यूट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के पास तक जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करा लेगा और प्रोटॉन इसके पास तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए न्यूट्रॉन को सबसे बेस्ट प्रोजेक्टाइल माना जाता है। तो ये तो हुई भाई फिजन रिएक्शन, बात को समझो। इसके बिल्कुल अपोजिट होती है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन की भी अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो वो लिख सकता है। देखो क्या होती है फ्यूजन रिएक्शन। इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच two or more than two smaller nuclei, two or more than two smaller nuclei combine to form a heavier nuclei, combine to form a heavier nuclei। दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर अगर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाए, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं 4 प्रोटॉन मिलके एक हीलियम बनाए, 2 पॉजिट्रॉन बनाए और जमा बहुत सारी एनर्जी बनाए। तो इस तरीके की रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन होती है। कुछ इसी तरीके की रिएक्शन सूरज में भी हो रही है, जहां पे बेसिकली हाइड्रोजन का कन्वर्जन जो है वो हीलियम में हो रहा है। हाँ, इन रिएक्शंस के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, ये अपने आप से नहीं होती। इन रिएक्शंस के होने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन है, एक नहीं बल्कि 2 कंडीशन है जब फ्यूजन रिएक्शन होगी। सबसे पहली कंडीशन तो है हाई टेम्परेचर भाई, और दूसरी कंडीशन है हाई प्रेशर। तो ये जो रिएक्शंस हैं केवल इन 2 कंडीशंस में ही हो सकती हैं। हाई टेम्परेचर की कंडीशंस में हो सकती हैं और हाई प्रेशर की कंडीशंस में ये रिएक्शन हो पाएंगी, इसके अलावा नहीं होती हैं। यही रीजन है कि फ्यूजन रिएक्शंस को काबू करने में हम लोगों को बहुत ज्यादा समय लगा। तो यही है, ये तो फिजन हुई, ये फ्यूजन हुई। हाँ, फिजन रिएक्शन का एक स्पेशल टाइप होता है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं न्यूक्लियर
चेन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन का एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन एक बार अगर आपने शुरू करा दी तो फिर ये अपने आप चलती हुई चली जाती है। आओ जरा इसको समझते हैं कि चेन रिएक्शन क्या होती है। देखो, देखो अब देखो, आओ समझते हैं क्या है। ये था एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जाके टकरा गया यूरेनियम से, 92 यूरेनियम 238 से। अभी रिएक्शन लिखी मैंने थोड़ी देर पहले, एक इस टक्कर में तीन न्यूट्रॉन और बने, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और ये तीन न्यूट्रॉन आगे जाके तीन और यूरेनियम से टकरा गए, 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 और 92 यूरेनियम 238। फिर इस एक रिएक्शन से तुम देखो तीन तीन न्यूट्रॉन और बनेंगे, ये बने तीन तीन और न्यूट्रॉन। अब तुम देख पा रहे हो इस तरीके की रिएक्शन एक बार शुरू हो करके ये बढ़ती ही चली जा रही है। इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। इस चेन रिएक्शन में एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं के, और इसका नाम होता है न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है कि न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब्ड। न्यूट्रॉन प्रोड्यूस डिवाइड बाय न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब। एक्चुअली कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी मदद से ना न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ठीक है, इनके आगे हम लोग आगे बात करेंगे। अब इसमें ना के की तीन ही वैल्यू पॉसिबल है कि अगर के 1 से कम हो जाए। अच्छा, 1 से कम कब हो सकता है? जब एब्जॉर्ब ज्यादा कर लिए, प्रोड्यूस ज्यादा किए। इस रिएक्शन में, इस केस में ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी ये रिएक्शन, क्योंकि एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहे हैं, प्रोड्यूस कम हो रहे हैं, और रिएक्शन को पूरा करने के लिए जरूरी है कि न्यूट्रॉन निकले। दूसरी चीज, के की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और इस कंडीशन में क्या रहेगा कि रिएक्शन विल बी इन कंट्रोल। ये रिएक्शन बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, ठीक है, रिएक्शन विल बी इन कंट्रोल अगर के बराबर 1 रहता है तो। हाँ, एक ज्यादा डेंजरस सिचुएशन तब आ जाती है जब गलती से के 1 से ज्यादा हो जाए, और 1 से ज्यादा हो गया मतलब प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है, एब्जॉर्ब कम हो रहे हैं भाई। इस कंडीशन में ये रिएक्शन ब्लास्ट करेगी। याद है तुम लोगों को हिरोशिमा और नागासाकी, यही कंडीशन थी, रिएक्शन ब्लास्ट कर गई। तो ब्लास्ट की कंडीशन में तो भाई बनेगा बॉम्ब, और के बराबर 1 की कंडीशन में रिएक्शन कंट्रोल में रहेगी। तो ये प्रिंसिपल है रिएक्टर का, न्यूक्लियर रिएक्टर का। न्यूक्लियर रिएक्टर में यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से बेसिकली हम लोग बिजली बनाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है बहुत इंसान के लिए कि इंसान ने बिजली बनाना बाद में सीखा, बम फोड़ना पहले, ठीक है। आजकल तो फिजन पे भी नहीं, एक नए तरीके के न्यूक्लियर वेपन और डेवलप हो गए हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब।
ये फ्यूजन रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं, तो ये ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इसमें फिजन जमा फ्यूजन दोनों ही होती है। पहले एक फिजन रिएक्शन होती है टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने के लिए, जब टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब एक फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो अच्छा, फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो ये उस लिहाज से थोड़ा ज्यादा डेंजरस बॉम्ब बन जाता है। बात करें अगर हम लोग देखो न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो मैं दिखाता हूं तुम लोग को, ये देखो इस तरीके का डिवाइस है न्यूक्लियर, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगर तुम लोग बहुत ध्यान से देखो तो दिस इज बेसिकली अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये एक प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है, पीडब्ल्यू, ये जो है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। नहीं, ये सॉरी, ये वाटर वाला नहीं है, ये सोडियम रिएक्टर है। इसमें तुम देखो यहाँ पे सोडियम का यूज किया जा रहा है, प्राइमरी सोडियम का। इनमें होता क्या है, इस तरीके की ये कंट्रोल रॉड्स होती हैं, कैडमियम की बनी हुई होती हैं। ये ना न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे ये समझ लो, ये मेरी उंगली जैसे कंट्रोल रॉड है और ये वाली फ्यूल रॉड्स हैं। फ्यूल रॉड्स यूरेनियम की होती हैं। तो नॉर्मली कंट्रोल रॉड और फ्यूल रॉड ऐसे होती हैं जब रिएक्शन नहीं चालू करानी होती। जैसे जैसे रिएक्शन चालू करानी होती है तो इसको ऐसे निकालते जाते हैं बाहर धीरे धीरे। बहुत तेज रिएक्शन करानी है तो इसे पूरी बाहर निकाल देंगे। कंट्रोल रॉड जो कैडमियम की बनी होती है, इसके अंदर एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है कि ना न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब पूरा बाहर निकाल दोगे तो तेजी से रिएक्शन होगा, जब कम बाहर निकालोगे तो रिएक्शन जो है धीमे धीमे होगा। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, इसकी वजह से अंदर हीट बनती है बहुत ज्यादा, जो रिएक्शन होती है। ये बड़ा ही मोटा कंक्रीट का चेंबर होता है, ऐसा नहीं है मतलब ना, ये बहुत मोटा कंक्रीट का चेंबर होता है। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे ही मैं तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे हीट जनरेट होती है, इस हीट को पाइप्स के थ्रू सोडियम अंदर डाल के, लिक्विड सोडियम जो है उसको बाहर लाते हैं या पानी में डिप कराते हैं। अब गर्म पाइप जैसे ही ठंडे पानी में डिप होगा, स्टीम बनेगी। वो स्टीम को प्रेशराइज करके टरबाइन के ऊपर डाला जाता है, जिससे जनरेटर घूमता है। जनरेटर घूमता है, बिजली बनती है। इस भाप को वापस ठंडा कर लिया जाता है ठंडे पानी से। ये रिवर वगैरह से ठंडा पानी आता है, इसको वापस ठंडा करके फिर पंप करते रहते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। एक तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये वाला तो जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर सोडियम वाला है। एक और दिखाता हूं, देखो एक और रिएक्टर है, ये रहा। ये वाला रिएक्टर जो है वो ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। दिस वन इज प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। प्रिंसिपल सभी का सेम ही है, सभी के काम करने का प्रिंसिपल सेम है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से जो हीट बनेगी, फिजन की हीट से स्टीम पैदा होगी। उस स्टीम को टरबाइन पे डाला जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है सभी का, हर तरीके के न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो यही है, सेम है। ठीक है, तो यहां पर आकर के हम लोगों का जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट है वो अब यहां पर आकर के खत्म हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से घुमा घुमा के देखें। कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में डालें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।